मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपनी जो हमारी मंच पर जो कवित्री पधार चुकी हैं उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सभी सभी सदस्यों को, आदरणीय सदस्यों को मेरा नमस्कार। जी, हमारे साथ स्वाति जी मंच पर उपस्थित हैं और स्वाति जी पटना, बिहार से हमारे साथ मंच पर आई हैं। पेशे से अध्यापिका हैं। दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड पुस्तिका 2016 में प्रकाशित हो चुकी है। प्रतिलिपि में भी कविताएं प्रकाशित होती हैं स्वाति जी की। हिंदी कल्चर बुकलेट ई मैगजीन में भी स्वाति जी की कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। खबर अब तक, नव एक्सप्रेस, दैनिक अखबारों में भी स्वाति जी की कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। भाव क्षितिज साझा संकलन में भी स्वाति सिंह जी की रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। स्वाति जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मंच पर। नमस्कार मोनिका, नमस्कार, और सभी लोगों का जो देख रहे हैं ये कार्यक्रम, सबका हार्दिक स्वागत। चूंकि ये मेरा पहला मौका है इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत करने का, तो थोड़ी सी नर्वस हूँ, लेकिन बहुत जी ज़्यादा नहीं मैम। सम्मानित भी महसूस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी जी, भी है। तो जी, अगर कुछ गलती हो जाए तो सबसे पहले मैं आप लोगों से विनयपूर्वक माफ़ी मांगना चाहूँगी। नहीं, नहीं। और इसके साथ ही मैं आदरणीय नरेश चंद्र जोशी, हरीश नवल जी, सुधा मैम, आभा चौधरी जी और सभी सम्माननीय नाम जो माँ भारती जैसे पावन साहित्यिक धारा के लिए भागीरथ बनकर आए हुए हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम अर्पित करना चाहती हूँ। समय तो काफ़ी हो चुका है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं विशेष तौर पे आभा चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। हालाँकि मैं जी, ज़्यादा लिखती नहीं हूँ, गिनी-चुनी ही कुछ कविताएँ लिखी हैं और जो जी, कविताएँ लोगों ने बेहद पसंद की है, मैं आज सिर्फ उन्हीं को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। जी, मोनिका, आपको विशेष स्नेह, आप बहुत छोटी हैं मेरे से और बहुत कुशलतापूर्वक आपने संचालन किया है। और एक सज्जन जो आपके साथ लगे हुए हैं, माइक वगैरह का ध्यान दे रहे हैं, मैं नाम नहीं जानती उनका, उनको भी नरेश मेरा चंद्र स्नेह जोशी जी। पहुँचे। अच्छा, उनको नरेश भी चंद्र मेरा जोशी जी। अच्छा, उनको भी मेरा अभिवादन पहुँचे, क्योंकि आप मैम, लोगों ने आपको एक बहुत छोटी-सी आपको बीच में रोक रही हूँ और एक जी, छोटी-सी बात आपसे कहना चाहती हूँ। आपने जिन सर का ज़िक्र किया है, द मैजिक मैन पटल, वाणी माँ भारती अच्छा, कार्यक्रम के अच्छा, जी, बॉस जी, वही हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक। तो मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद और अभिवादन जी, करती हूँ और ज़्यादा जी। समय न लेते हुए, क्योंकि आप अभी बाकी हैं पढ़ने के लिए, आपको सुनना बाकी है, तो मैं कुछ जो मेरी नहीं, नहीं मैम, बहुत मैं पसंद तो सिर्फ़ आज संचालन के लिए ही बैठी हूँ मैम। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी मैम। मैंने सोचा कि एक कविता की भी सुनने को मिल जाए। जी, फिर तो कभी ज़रूर मौका मिलेगा मैम। अच्छा, ठीक है। तो मेरी पहली कविता जो मैंने ऐसे ही फेसबुक पे लिखी और मुकेश कुमार सिन्हा, जो कि मोनिका जी, हमारी माइक छोटी माइक बंद बहन करो, के माइक बंद करो, मतलब डिस्टर्ब आ हाँ, रहा है आपका जी, माइक। वो परम मित्र हैं मेरे और मतलब उन्होंने ही मुझे प्रमोट किया कि भाई तुम लिखो, और वो ज़बरदस्ती मुझसे कि तुम 2 कविताएँ दो, और मैंने कविता दी और वो उस मैगज़ीन में छप गई, फ़िल्म फेयर वाले में। तो वो कविता तृष्णा थी, तो मैं शुरुआत उसी से करना चाहूँगी, आप सबकी अनुमति हो तो। तृष्णा नाम है उस कविता का, मैं उसका पाठ कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि तुम पास रहो, मुमकिन नहीं कि तुम साथ रहो, पर जब चाहूँ तुम्हें जी सकूँ, बनकर ऐसी तलब एक एहसास रहो। ज़रूरी नहीं कि तुम न जाओ कहीं, मुमकिन नहीं कि तुम्हें पाऊँ हर कहीं, पर जब भी चाहूँ तुम्हें ढूँढ सकूँ, बनकर वो जुस्तजू, वो तलाश रहो। ज़रूरी नहीं कि चलते रहे कुछ सिलसिले, फिर मुद्दतों के भी हैं फासले। दरिया नहीं, हाँ सहरा ही सही, महसूसते तुम्हें ही जान जाए, ऐसी प्यास रहो। दुआ नहीं, दर्द सही, दवा नहीं, मर्ज सही,
जिसकी कोई मियाद, कोई मोहलत नहीं, ऐसी खलिश, ऐसी फांस बनो, कर कोई जतन, दे कोई भरम, बस मेरे पास रहो, बस मेरे पास रहो। और अब अगली कविता जो है मैं एक मिनट यही है पहला मौका, न्यू जो होता है ना, हमारे जैसे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होता है। एक मिनट मोनिता, आप कुछ बोलिए इस बीच में, ताकि मैम लोगों एक्चुअल का में क्या है, मन लगा रहे। मेरा जो कनेक्शन है नेटवर्क का, आज वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो अच्छा मुझे बार-बार आदेश मिल रहा है कि मैं अपना जो माइक है वो म्यूट करके रखूं। कुछ अच्छा आवाजें अच्छा, शायद कोई से उधर बात आ नहीं। रही हैं। ठीक तो ठीक है, इसलिए मैं मुझे सिर्फ एक आपको कविता मिली है। इशारों में ही आपकी हौसला अफजाई कर सकती हूँ आज। अच्छा ठीक है। आपने जो रचना पढ़ी है मैम, बहुत खूबसूरत रचना है। थैंक और यू ये हमारा थैंक यू। सौभाग्य है कि आप पटल पर आए। दूसरी रचना जो मैं पढ़ रही हूँ वो बांस के फूल है। जी, ये जो अभी कोरोना काल में हम सभी एक दूसरे से अलग हो गए हैं, चाह कर भी नहीं मिल पाते हैं, और जो मिलने चले आते हैं उनको भी हम शक की निगाह से देखते हैं कि भाई कैसे मिले। तो उसी काल में कुछ मन में जो बातों की मैंने लिखा है वो बांस के फूल। और बांस के फूल जो है वो बड़ी अनहोनी घटना है। कहते हैं आसाम वगैरह में जहाँ ज्यादा बांस होते हैं कि बांस का फूल जो है 100 साल में एक बार आता है, और जब आता है तो ये अनहोनी का सूचक है। तो इसलिए मैंने जो है इसका शीर्षक बांस के फूल रखा है इस कविता का। मैं पढ़ रही हूँ उसे। मृत्यु प्रसंग इतने हैं कि जीवन की पहचान दुर्भर है। इस कविता को पाठ करते समय मेरा मन भर आता है, क्योंकि हम लोगों ने वो पल जिया। हर दिन 3-4 मौतों की खबर आती रही थी कोरोना में। मन टूट गया था। मृत्यु प्रसंग इतने हैं कि जीवन की पहचान दुर्भर है, और इस समय भी पहचान की पहचान करना बेहद जरूरी है। हम अपने पहचानने वालों को भी पहचान करते हैं कि ये इन्फेक्टेड है या नहीं है। सन्नाटे का कोलतार आंखों से उतर कर फैल गया है कंठ तक। रोड सड़क सन्नाटा रहता था सड़क पर, है ना। तो सन्नाटे का कोलतार आंखों से उतर कर फैल गया है कंठ तक, कि आवाज की भुरभुरी मिट्टी दरकर बिछ गई है जिह्वा पर। हम बात करने के लिए तरसने लगे थे लोगों से। शको शुबह की जोंक चिमटे पड़े हैं मिलने जुलने के हर बहाने पर, और दर्द के लाल चीटे चिपके हुए हैं चेतना की गिरेबा से थोड़े नीचे। चांद को देखा, गोल, निस्तब्ध, धूमिल, उजला पसरा हुआ, 3 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखे मरीज की पुतलियों की तरह। सब कुछ तो वैसा ही है, और आवारा कुत्ते रोटी के टुकड़े छिपा रहे हैं गंदगी के ढेर में ढककर। हर उम्र की विदाई के लिए शोक गीत लिखे जा चुके हैं चटक फूलों वाले कागजों पर, प्रतिस्पर्धा में प्रथम अहम के तर्ज पर। और लोग चर्चा कर रहे हैं इस साल एक अद्भुत घटना की, कि बहुत सालों बाद फिर फूल आ गए हैं बांस की फुनगियों पर। बस यही है। और इसके बाद मैं तीसरी रचना सुना रही हूँ। बसंत आने को है, बसंत आने वाला है। तो ये मैंने कभी लिखा था, वो भी है। सम्मोहन में अज्ञात से बहके जा रहे हैं सूखे पत्ते। जब बसंती हवा चलने लगती है तो पत्ते आपका आवाज बंद हो गया मैडम। मैम आपकी आवाज अब नहीं आ रही है। आपकी आवाज अचानक बंद हो गई है मैडम। बोलो आप। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। आप बाहर निकल के एक बार जुड़ो मैडम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज नेटवर्क इश्यूज बहुत है मैं सर, बारिश हो रही है। तब तक आप कमलेश पॉडेस ले लो। जी नमस्कार सर। राजीव अग्रवाल जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार।
नीता जोशी मैम नमस्कार, आशा शर्मा जी नमस्कार, सविता जी, कुसुम जी, कमलेश जी, सभी का बहुत-बहुत आभार। जय भगवान जी, पूजा पूजा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े। अब ठीक है? जी मैम। जी मैम, ओके। जी। तो ये कविता का शीर्षक था बसंत आने को है। जी। सम्मोहन में अज्ञात से बहके जा रहे हैं। आवाज सुनाई पड़ रही है मेरी? ओके। सूखे पत्ते और अंगड़ाइयों से चटकने की आवाज शाखों में, यानी शाखों में जो है जीवन अंगड़ाइयां ले रहा है और नवकोपल फूट रहे हैं उससे, वो आवाज शायद बसंत आने को है। गीली भुरभुरी मिट्टी में रोपे बैठी हूँ उंगलियों के पोरों को, जमीन से जो जुड़ने की चाहत है। सुना है बसंत जादूगर है और मुझे भी तलाश है जड़ों की। हम सब शहर में बिना जड़ के हो गए हैं। इस उम्मीद से कि जुड़ जाऊंगी मिट्टी से, उंगलियों से निकलने वाले जड़ों के जरिए रह सकूंगी मिट्टी में मिट्टी बनकर। और बहेगी जब कविता कोई निकलकर मेरी उंगलियों से, सुन पाएंगी उसे धरती से कान लगाकर सूरज की किरणें। फिर धरती की उसास बनकर बैठ उठेगी यही कविता बादलों तक बरस पड़ने को, फिर इसी मिट्टी पर, इसी मिट्टी में खुद से मिलने को। पता नहीं मेरी कविताएं कैसी लग रही। मेरी कविताएं थोड़ी डिफिकल्ट लगती है मुझे भी, लेकिन लिखने समय लिख नहीं मैम, जाती हूँ। नहीं मैम, आपकी कविताएं वाकई में बहुत सुंदर हैं, बहुत दिल को छूने वाली कविताएं हैं आपकी। एक थैंक यू मोनिता, और एक मैं दृष्टिकोण सुना रही हूँ। अगर जी समय हो जाए तो मुझे रोक दीजिएगा। हाँ, जी लगभग समय। बिल्कुल। मैं नहीं नहीं, आप नफरतों के सुनाइए। शहर में हूँ। हाँ, मैं नफरतों के शहर में हूँ और बेहद महफूज भी। पता है कभी भी मुट्ठियों में बंद पत्थर चख सकते हैं खून मेरे सिर का। मेरी अपनी भी लाचारियां हैं कि नहीं है पीठ पर आंखें जो देख सके पीछे मेरी तरफ आते हुए धोखे के भोथरे खंजरों को। तो इस परिस्थिति में जबकि पीठ पीछे से वार करने वालों से ज्यादा स्पष्ट भूमिका में है सामने से मारने वाले, मैं खुश हूं कि मैं नफरतों के शहर में। एक और कविता है जिसका शीर्षक है आत्मा लाभ। मैं खुद से बात करती हूँ। हम सब लिखने पढ़ने वाले लोग अपने से जरूर बात करते हैं और अपनी चेतना को जीवित रखने की कोशिश करते हैं। देखिए कहाँ तक समाज में परिवर्तन आए। लेकिन चलिए, अगर हम सब अपने अपने घर में भी एक इंसान ऐसा तैयार कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आत्मा लाभ है इसका। कितने पल साथ रहे, कितने पल याद किया, कितने पल समझे, कितने पल विवाद किया, कितने ही पल मौन समर्पण, कितने पल प्रतिवाद किया। सच बताओ इनमें से किस किस पल का हिसाब किया। हम जो पल हम जो पल पल संजोते हैं, क्या पाते क्या खोते हैं। टूटते मकड़ जाले जब भ्रम के हम फूट फूट कर रोते हैं। कितने जाले बुन डाले हमने, बना डाले कुछ पराए कुछ अपने। जीवन प्रश्न प्रखर लगा अब तपने। सच बताओ इन सारे प्रश्नों का हमने क्या जवाब दिया। आजकल शहर में लोग मिलते हैं, कहते हैं कि हम अकेले हो गए हैं, हम अकेले हो गए हैं। तो पूरी जिंदगी जो आपने किया तो आप अकेले हो गए हैं। गांव की तरफ कोई जाना नहीं चाहता, गाहे बगाहे कभी मिलना नहीं चाहते लोग। प्रश्न जब पहचान बन जाते हैं, सब त्राही त्राण चिल्लाते हैं। त्रिशंकु बन इस जन्म में फिर कृष्णा की करमाला ले मोक्ष मोक्ष बुदबुदाते हैं। भूली हुई दिशाओं पर, बिगड़ी हुई दशाओं पर सिर्फ रोते रहे या मूक संवाद किया। सच बताओ इस बिखराव का कब हमने प्रतिवाद किया। विश्व विध्वंस अब जाहिर है, प्रज्ञ मनुज दंश में माहिर है। घोर तम है बहा इस जग में, ईर्ष्या का दावानल जितना भीतर उतना बाहर है। कहो कि कब हमने इन गलीज रीतियों पर पूरी शक्ति से आघात किया।
जो मुनासिब नहीं रहा निज के लिए, क्यों दूसरों के साथ किया? भंगुर जीवन के इस चौसर में क्यों दंश दिए आघात किया? कितने पल साथ रहे, कितने पल याद किया, कितने पल समझे, कितने पल विवाद किया। तो जब हमें लोगों का साथ मिलता है, हम उस साथ को जीते नहीं हैं, है ना? अलग अलग तरीके से, वैमनस्यता से, शत्रुता से उस पल को बिता देते हैं, गवा देते हैं। तो अगर मैम ये मुझे सारी चीजें, अपना जो हाँ, माइक है वो अनम्यूट करना पड़ा। आपकी अरे कविताएं वाकई में दिल को छूने वाली है, बेहद गॉड शानदार, ब्लेस यू, बेहद गॉड ब्लेस यू शानदार। मोनिका, थैंक यू। नतमस्तक हूँ मैं आपकी कविताओं के साथ। स्नेह आपका। और हमारे साथ नीता जोशी मैम है, बहुत सुंदर भाव कह रही हैं। अच्छा, योगिता त्यागी नमस्कार। खलीफा जी हैं, बहुत सुंदर संचालन, बहुत बहुत शुक्रिया योगिता जी। अर्चना जी, नमस्कार, बहुत नमस्कार। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ अमन कौशिक जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अमन कौशिक जी। भगत सिंह जी हैं, मनोहर लाल डोगरा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका, सबका सभी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत। मैम आप अपनी कविता आगे एक बढ़ाइए। और कविता है, हाँ, जी उसका शीर्षक है सभ्यता। हम लोग जी सभ्य हो गए हैं ना, कहाँ से आदिम युग से आकर अब सभ्य हो गए हैं। तो एक कवि की नजर से देखा जाए, हम समय की सवारी करते हुए, हादसों की अयाल को थपथपाते हुए, कंधे, नथनों और खुरों में लोहे कसवाते हुए कब सभ्य हो गए पता ही नहीं चला। अब हाथों में उठाए गए पत्थर कुछ और नुकीले हो गए, पर लोहे का कसाव भी कम नहीं, बढ़ता रहा और बढ़ता रहा। लोहा पुरातन काल से हमारे साथ है, खून में भी लोहा है, जज्बे में भी लोहा है, कैद में भी लोहा है, लोहा हर जगह है। हाँ, अलबत्ता ये कभी अदृश्य हो, हावी रहा दिमाग पर और कभी जुबान पर, और कभी खनकता रहा पत्थर से टकराकर किसी फाल में या बेड़ी बन किसी पांव में। पर इस लोहे को लोहा दिया उन प्रजातियों ने जो आज तक जहर बुझे तीर लिए फिरती हैं। हम तो सभ्य हो गए, लोहे को लेकर हमने बेड़ियां बना दी, घोड़े के खुर में, है ना, वो क्या कहते हैं, हॉर्स शू लगवा दिया, वेपन्स बनवा दिए। लेकिन असल जो लोहे को लोहा दिया उन प्रजातियों ने जो आज तक जहर बुझे तीर लिए फिरती हैं अपनी पीठ पर और अपने निशाने पर, बस लोहे को दिमाग तक पहुंचने ही न दिया। लोहा इनकी दिमागों को कैद नहीं कर सका, और हम हर समय डरते हैं कि हम ये व्यक्त कर देंगे तो हमारा क्या होगा, हम ये बोल देंगे तो हमारा क्या होगा, है ना? हमसे तो अच्छी आदिम प्रजातियां हैं, इन लोगों ने लोहे को अपने दिमाग तक पहुंचने नहीं दिया और लोहे को अपने हाथ में ही रखा। और हम अपनी सोच को लोहे में कसवाए दंभ करते हैं अपनी बुद्धि पर आधुनिकता का, असभ्य समाज के इस गुलाम की गुलामी करते हुए, इस भ्रम में जकड़े हुए कि हम सभ्य हो गए, लेकिन हम सभ्य नहीं हुए। एक और कविता लिखी थी मैंने, ये ट्रांसजेंडर्स पे, अलय, थोड़ी अलग तरह की कविता है, तो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी। अलय मतलब कोई लय है या नहीं है पता नहीं, जैसे उनकी जिंदगी होती है, ना पुरुष होते हैं ना महिला होते हैं, वैसी ये कविता जो है उसी लय और लय में होने की बीच की कविता है अलय। वो जिनके होठों पर नथुनी झूल रही है, वो जिनकी कुछ कलाएं भी हमसे मिल रही हैं, सांसों को खींच खींच कर जो गा रहे हैं, झरोखों को बंद करो कि वो आ रहे हैं, हमारा रिएक्शन तो यही होता है। वो जिनकी दुआएं दौलतों में बिक रही हैं, जिनकी दर्द शिराएं सफेदी और सुर्खियों पर से भी दिख रही हैं, सपाट बंजर छातियों को पीट पीट कर गा रहे हैं, बंद करो झरोखों को कि वो आ रहे हैं। वो घूम रहे हैं, वो घूर रहे हैं, वो झुक रहे हैं, हम पर थूक रहे हैं, हम पर जो उन्हें दुआओं का मसीहा बता रहे हैं, बंद करो झरोखों को कि वो आ रहे हैं। अपने नहीं, पराए नहीं, मनुस्मृति के साए नहीं, ना वो पुरुष है मनु की तरह, स्मृति की तरह महिला है, वो तो मनुस्मृति के भी साए नहीं है। ढोलक की थपकियों पर भी फिर ढोलक की थपकियों पर फिर भी नई संततियों के
आने की बेमानी खुशी मना रहे हैं। उन्हें कैसी खुशी होती होगी किसी के यहाँ संतान पैदा होने पे, जिनका जीवन अपना ही पूर्ण नहीं है, तो उनकी खुशी तो बेमानी ही है। बंद करो झरोखों को कि वो आ रहे हैं, वो नाचते हैं, वो गाते हैं, हर बात पर तालियां बजाते हैं। स्वांग रास रचनित हमारे आंगन में एक यक्ष प्रश्न छोड़े जा रहे हैं। सूखी रेत नहीं, भटकता प्रेत नहीं, अधगीली लकड़ियों से निकला धुआं बनकर जीवन की चिता जला रहे हैं। देखो कौन है वो जो आ रहे हैं, देखो कौन है वो जो आ रहे हैं। वेश नहीं, केश नहीं, शौर्य और लज्जा का लेश नहीं। ना इनके पास शौर्य है, ना वो अपने आप को पुरुष कहकर शौर्य दिखा सकते हैं, ना महिला कहकर लज्जाशील हो सकते हैं। वेश नहीं, केश नहीं, शौर्य और लज्जा का लेश नहीं, फिर भी स्वाभिमान से जिए जा रहे हैं। हम तुमसे बहुत जुदा हैं, देखो वो जो आ रहे हैं। मोनिका अब मैम टाइम हो मुझे गया है बार बाबू। बार अपना जो माइक है वो अनम्यूट करना पड़ रहा है। वाकई में मैं तहे दिल से बहुत बहुत आनंद ले बहुत रही हूँ बहुत मैम। स्नेह, बहुत सुंदर बहुत स्नेह। आपके शब्द, बहुत सुंदर कविताएं। आज मौसम खराब है तो मेरा जो माइक है, शायद से जो मेरा कनेक्शन है उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मुझे अपना माइक जो है वो अनम्यूट करना पड़ रहा है। नहीं ये मेरे लिए नहीं, आज बड़े अच्छा दुख लग की रहा बात है, है। अच्छा लग रहा है कि तुम्हें पसंद आ रही, उत्साहवर्धन हो रहा है। सिर्फ मैं आज बहुत अच्छा लग। इशारों इशारों में ही अपने जो है हौसला अफजाई कर रही हूँ आप सबकी। आज बस अब इशारों तो इशारों समय में हो ही चुका बातें हो रही मोनिका, हैं है हमारी। ना? कितना कितना पढ़ूंगी, पढ़ते रहूंगी तो पढ़ते ही मैम रहूंगी, ऐसे एक ज्यादा एक मैंने कविता लिखी और ले नहीं है। लीजिएगा। नहीं नहीं, एक एक और ले और? लीजिएगा मैम। अच्छा हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल। देखती हूँ। मन तो नहीं कर रहा है आपको ये भी कहने का कि आप एक ही ले लीजिए। मन तो आपको नहीं बहुत नहीं, सारा सुनने कोई का नहीं, है, लेकिन समय कोई की नहीं, थोड़ी देख। सी पाबंदियां हैं मैम। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं फिर से अपना माइक म्यूट करूंगी मैम, आप अरे अरे। पढ़िएगा। बारिश के मौसम में ऐसी एक छोटी सी कविता लिखी थी, बदरा बयार और बारिश। जी। एक औरत कतई पागल नहीं होती जब वो झूम उठती है ठंडी बयार बहने पर, जब वो सिकोड़ कर कंधे फैला देती है अपनी रेखा विहीन हथेलियों को समेटने के लिए उमड़ते मेघों के उपादान को। सिर्फ ठंडी बूंदों को छूकर उसका खुश होना मयूर के पंखों को फैलाकर नाचने जैसा ही अद्भुत है। वो सिकोड़ती हैं कंधों को और फैलाती हैं हथेलियां, मूंदती हैं आंखें चखने को स्वाद गिरती बूंदों का, सिर्फ इसलिए कि उसकी पीठ पर सतरंगी पंख नहीं है। बस यही है छोटी, क्योंकि अगर उसके पीठ पर पंख होती तो वो मोर की तरह नाच सकती थी। बस वो हथेलियों से ही, हर महिला जो घर में कैद होती है, हमारी तुम्हारी तरह सच आजाद में नहीं है, वो इसी तरह से प्रकृति के उपादान का स्वाद चख सकती है। तो बहुत सुंदर, बस। बहुत सुंदर मैम। एक और। अच्छा अच्छा अच्छा, जरूर जरूर जरूर। एक है अब मुझे तुम देना। इस कविता को मैंने लिखा था तो लोगों ने कहा कि बड़ी निराशापूर्ण कविता आप लिखी है, लेकिन पता नहीं प्रेम के किन्हीं बहुत गहरे क्षणों में जब आदमी सेंटिमेंटल हो जाता है तो मैंने ये लिखा था। ऐसे प्रेम कविताएं मैं लिखती नहीं, प्रेम जैसी चीजों पर जी। भरोसा नहीं है मेरा। आ मुझे तुम देना। जी। अवसान जब हो निकट बहुत, गान हो जब विकट बहुत, छूकर मेरी ठंडी मिट्टी नेह की आग मुझे तुम देना। राह जब हो कठिन बहुत, दिवस जब हो मलिन बहुत, चंदन सी महकी सांसों से मीठी सी धुन राग मुझे तुम देना। जीवन जब हो बोझिल बहुत, लक्ष्य रहे जब ओझिल बहुत, मिजान कर सब प्यारे रिश्तों का उसमें से भाग मुझे तुम देना। बस थोड़ा सा दे देना। जो अस्ताचल हो जीवन सूर्य कभी, मूक रुदन अवरुद्ध जीवन पथ सवी, छीन सी मुस्कान पहनकर होठों पर, प्रशस्त पुनित हाथों से आग मुझे तुम देना, आग मुझे तुम देना। मुझे लगता है कि ये निराशावादी कविता नहीं, ये हर समर्पित
प्रेमी के मन की आवाज है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो लोगों ने कहा कि बड़ी निराशावादी कविताएं हैं आपकी, तो फिर भी मैंने नहीं सोचा नहीं नहीं, मैम, यहाँ पढ़ देना चाहिए। कविताओं के हर तरह के रंग होते हैं मैम, उसमें कुछ आशा भी होती है और कुछ निराशा भी होती है, मन के भाव हैं ये। और मन हाँ में हाँ, तरह तरह के भाव आते हैं, तो लिखने वाला हर तरह के भाव अपनी कलम से उकेरता है। एक और कविता मैं अपनी तरफ से पढ़कर सुनाना चाहती हूँ मोनिका, बिल्कुल ये मिल मैम, गई। स्वागत है मैम, हाँ, स्वागत है, क्योंकि स्वागत। 8 मार्च आने को है और हम सब उसी कड़ी से जुड़ने ही वाले हैं। जी तो जी। प्राय होता है कि औरतों को बहुत अच्छे लाइमलाइट में प्रोजेक्ट किया जाता है, फूल है, बादल है, हर जगह तितली है, औरतें ही औरतें हैं। लेकिन आम जिंदगी में तो औरतें और रसोई, औरतें और खेत, है ना, औरतें और काम। तो कई बार हर हर औरत की जिंदगी एक सी नहीं होती है, जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ जो औरतें हैं, विमेन हैं, उनकी जिंदगी बड़ी दूभर है। उन्हीं औरतों को समर्पित है मेरी ये कविता। औरतें, शीर्षक ही औरतें हैं। एक औरत के साथ जुड़ा ही होता है उसका चेहरा। औरत कितनी भी कर्मठ क्यों ना हो, कितनी भी कुशल क्यों ना हो, उसके चेहरे से, अपीयरेंस से लोग उसको पहला उसके लिए ये करते हैं, असेसमेंट करते हैं। एक औरत के साथ जुड़ा ही होता है उसका चेहरा। औरतों के चेहरे फूल जैसे लगते हैं। मैं उनके चेहरों को देखती हूँ, मुझे सब फूल ही नजर आते हैं। वाकई सारे चेहरे फूल जैसे। मैं फूलों को देखती हूँ, पर औरतें नजर नहीं आती। फूलों में औरतें नजर नहीं आती। औरतें परछाई होती हैं, पिता की परछाई में पली माँ की परछाई, साथी की परछाई से मिलकर फिर कभी न दिखने वाली परछाई। रोशनी की गुंजाइश हो अगर उनके हिस्से में, तो उनकी परछाई से भी बतिया सकती हूँ मैं। लेकिन औरतों के हिस्से में रोशनी होती ही नहीं, उनकी परछाई भी उनका साथ छोड़ देती है। औरतें पहाड़ होती हैं, कभी पिता के सिर पर बोझ का पहाड़ और कभी अपने बच्चों के लिए हिम्मत का पहाड़। कभी पहाड़ सी भारी जिंदगी ढोते, कभी जिंदगी के पहाड़ से जूझती औरतें, कभी पहाड़ बनती औरतें, अहिल्या जैसी पत्थर बनती। मैं पहाड़ों के पत्थर देखती हूँ, उन्हीं पत्थरों की चक्कियों में पिसते दाने देखती हूँ। मुझे औरतें बहुत याद आती हैं। जब मैं पिसते हुए दानों को देखती हूँ, मुझे पिसती हुई औरतें बहुत याद आती हैं। औरतें नदी होती हैं, कल कल बहती नदी, बढ़ती यादों, रिश्तों और अतीत के खरपतवार लिए। औरतें जब थक जाती हैं, नदी सूखने लगती है। मैं सूखती नदी को देखती हूँ, लेकिन औरतों का सूखना नजर नहीं आता। औरतों का सूखना किसी को नजर नहीं आता। औरतें सूरज ही होती हैं, सूरज के उठने से पहले खिल उठती हैं, मान रखती है सूरज का, उसी की दिशा धरकर। जबकि उनके मन में छाया रहता है बादलों सा गीला गाढ़ा अंधकार। सुना है टूट गई हैं बादलों से टकराकर सूरज की बैसाखियां। औरतों की जो निराशा का बादल होता है, वहां सूरज भी बेबस हो जाता है। सुना है टूट गई हैं बादलों से टकराकर सूरज की बैसाखियां, इसलिए सूरज कभी उस अंधकार में उतरता नहीं। औरतें हमेशा अपने अंधकार के साथ अकेली ही रहती हैं। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, नायाब, शानदार। बहुत सुंदर टाइम हो गया ना रचनाएं मोनिका? मैम आपकी। और जी मैम, हाँ समय हो गया है मैम। और आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट्स भी पटल पर मुझे दिखाई दे रहे थे मैम, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। बहुत सरीदे लोग लेकिन घिरे हुए। जी, बहुत खूबसूरत आपके लिए कमेंट, बहुत सुंदर रचनाएं मैम आपकी। और सभी अभी तक हमारे साथ दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं। पटल से जितने भी लोग, हमारे टीम है पूरी, सब जुड़ी हुई है हमारे साथ और बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। और मैम उम्मीद करूंगी कि कभी बहुत समय आपको दिया जाए और हम आपको अधिक से अधिक सुन पाए। मैं इतनी अभिभूत हूँ कि मैं बता नहीं सकती। सच में तहे दिल से आप सबों को मेरा धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए।